हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसी सिलसिले में हमने जो क्लास 11th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज शुरू करी थी, आज उसका आखिरी चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर्स जो अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये नीट और जेई के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस साल जो आपके नीट और जेई के पेपर हुए उसमें जो एज इट इज क्वेश्चन आपको इससे मिले, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भैया, एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं। अब बात रही एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो सकता है आपके अभी क्लास 11th के स्कूल एग्जामिनेशन में ना आ रहा हो, लेकिन ये नीट और जेई में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ। निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और इस कहानी के मजे लेने के लिए शुरू हो जाइए। देखते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, जो कि है अपना एमसीक्यू। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, समझिएगा। देखते हैं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, तो दिस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। जल्दी आइए यहां तक, आइए यहां तक। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है? चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास दिया हुआ है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। फोटोकेमिकल स्मॉग कहां बनता है? ये बनता है वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमंग द कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, आइडेंटिफाई इट। अगर आपने फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पढ़ा होगा, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पढ़ा होगा, तो फोटोकेमिकल स्मॉग को अपन, ये कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। कहां पाया जाता है? वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में पाया जाता है। और ये किसकी वजह से नहीं होता? चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी के पैराग्राफ की एज इट इज लाइन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ओजोन की वजह से भी होता है, लेकिन SO2 रिड्यूसिंग नेचर की होती है। ये कभी भी फोटोकेमिकल स्मॉग कॉज नहीं करती। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से भी होता है, लेकिन SO2 की वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं होता है। आइए, SO2 की वजह से आपका फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं होता है। तो यही पूछा गया था, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, तो आंसर शुड बी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कभी भी फोटोकेमिकल स्मॉग कॉज नहीं करती है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। याद रखना, सही नहीं है, नॉट ट्रू फॉर क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग। अब बात करने जा रहे हैं ये लोग क्लासिकल स्मॉग के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। चलो, मुझे संशय है कि ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट नहीं लग रहा। अगला देखना, प्रोड्यूस इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। बिल्कुल सही है, ये कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रोड्यूस होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग वार्म प्लेसेस में प्रोड्यूस होता है। दूसरा, इट कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। यस, इट कंटेन्स कंपाउंड ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट कंटेन्स स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने अभी बताया था कि भैया ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और इसमें क्या होता है? स्मोक होता है, फॉग होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्लासिकल का डबल S पकड़ लेना। S मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? स्मोक पाया जाता है, इसके अलावा एक और एस पकड़ लेना, एक और एस पकड़ लेना। ये कैसा होता है? सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। और याद रखना ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है।
तो आखिरी के तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है कि इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, नहीं, एक्शन ऑफ सनलाइट से तो भैया फोटोकेमिकल स्मोक जनरेट होता है, तो इट्स मेन कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आंसर कौन सा होगा अपना? फर्स्ट होगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट नहीं है। बढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे, जो जेई मतलब मैथ्स वाले बच्चे होंगे, उन्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को सारी चीजें लगभग पता होंगी, लगभग। और एक बार आप ये चैप्टर रीड कर लेंगे एनसीईआरटी से तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं जब कराऊंगा तो बहुत अच्छे से कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए, नाउ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बीओडी इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों के घर गया, मान लीजिए मैंने एक पिंकी का एग्जांपल ले लिया, मैं पिंकी के घर गया, ठीक है, और एक रिंकी का एग्जांपल ले लिया, मैं रिंकी के घर गया। एक पिंकी है, एक रिंकी है। मैंने कहा बेटा मैं जब आप लोगों के घर आऊंगा आप लोग मुझे पानी पिलाना। अब पिंकी मेरे लिए पानी लेके आई, कहाँ का? घर का पानी लेके आई जो कि बोरिंग से आ रहा है। और जो रिंकी मेरे लिए पानी लेके आई, कहाँ का पानी लेके आई है? रिंकी मेरे लिए पानी लेके आई है, कहाँ का? तालाब का पानी लेके आई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, अब पानी में कितनी ज़्यादा गंदगी है या ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व है? गंदगी का मतलब क्या है? कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व है, ठीक है। ये हम कैसे पता करते हैं? ये हम पता करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, जिसे हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। तो समझना, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। पानी में कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है ये बताता है हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर बीओडी की वैल्यू लेस देन 5 ppm है, ठीक है, अगर बीओडी की वैल्यू लेस देन 5 ppm है, 5 ppm, याद रखिएगा ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर, अब सीधी सी बात है ना, पूरा ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा कचरा हो जाएगा पानी में। कोई भी चीज़ अगर माइन्यूट अमाउंट में होती है लेकिन बॉडी के लिए अगर मान लीजिए हार्मफुल है, ठीक है, जैसे डीडीटी हो गया, गंदगी हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होती है, तो उसे नापने के लिए अपन कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, उसका यूज करते हैं। तो ठीक है, तो बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm इंडिकेट्स अ वाटर सैंपल। चलिए, तो देखना अगर 5 ppm से कम आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिच इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। यस, अगर 5 ppm से कम वैल्यू आ रही है इसका मतलब यही होता है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है, और 5 ppm से ज्यादा वैल्यू आ जाए मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब है बीओडी वैल्यू अगर लेस देन 5 ppm है तो रिच इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट सही है। पुअर इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गलत हो गई, हाईली पॉल्यूटेड गलत हो गया, नॉट सुटेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ गलत हो गया। 5 ppm से कम आ रही है बीओडी, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा घुली हुई है, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी अच्छी होगी क्योंकि वो सांस ले पाएंगे घुलित ऑक्सीजन से, पॉल्यूटेड नहीं होगी ये, और पुअर इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गए। आइए जल्दी बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? समझिएगा, ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, रॉन्ग पूछा, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट। यार कैसी बात कर रहा है ये? ओजोन हो गया, ठीक है, आपका CO2 हो गया, आपका मीथेन हो गया, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, इसके अलावा और कौन हो गया? आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। ये सारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये स्टेटमेंट ही मुझे गलत लग रहा है। अगली बात कर लेता हूं, ओजोन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, ओजोन होल इज थिनिंग
ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए ये अर्थ है जहां मैं खड़ा हूं पढ़ाते हुए आपको, ये देखो हाथ में पेन लिया हुआ है, ठीक है, हाथ में पेन लिए हुए, और मेरे से 20 किलोमीटर अबव ये जो बिल्डिंग है इससे 20 किलोमीटर ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है इसमें एक ब्लूइश कलर की गैस पाई जाती है। कैसी गैस पाई जाती है? ब्लूइश कलर की गैस पाई जाती है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं? जिसे अपन नाम देते हैं ओजोन लेयर। जिसे अपन क्या नाम देते हैं? जिसे अपन नाम देते हैं ओजोन लेयर। जिसे अपन क्या नाम देते हैं? ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट क्या बोल रहा है? ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। ओजोन का जो प्रिपरेशन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओजोन का प्रिपरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओजोन में। कहाँ? क्योंकि सन से आने वाली यूवी रे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत कौन सा स्टेटमेंट है? ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। ओजोन रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जल्दी आइए। सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है मेरा, सीवेज, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। पता नहीं कैसा कैसा गंदा गंदा पानी घरों से निकलता है, सीवेज का पानी है। सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडी। सीधी सी बात है, जहां निकाला, जिसको निकाला उसी को पानी में बहा दें, हैं? घरों से निकलने वाले गंदे पानी को पानी में बहा दे जिसको पीना है। कैसी बात कर रहे हो? तो सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, वही मैंने कहा ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आसपास अपने वातावरण में क्या चल रहा है, पर्यावरण में क्या चल रहा है, इस पे बेस्ड केमिस्ट्री, उसे कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कोई केमिस्ट्री जैसे मत पढ़ो, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो कि हाँ यार इसमें केमिस्ट्री क्या क्या दिख सकती है अपने। तो सीवेज कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड इन वाटर बॉडीज बिकॉज इट कॉज मेजर वाटर पॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, मेजर वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। फिशेज इन सच अ पॉल्यूटेड वाटर डाई बिकॉज ऑफ, ऐसी जगह पे मछलियां मर जाती हैं। चलो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है समझिएगा। लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटो है। मान लीजिए क्या बात कर रहा है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सीवेज, ठीक है, वो मिल गया वाटर बॉडीज में, तो इससे मछलियां मर रही हैं क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर में मॉस्किटो होते हैं। मच्छर ज्यादा पैदा हो गया तो मछलियां मर गई। अरे गलत बात है, ये तो गलत हो गया। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में गंदगी मिल रही है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता जा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता जा रहा है। और अगर ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता जा रहा है तो आपको क्या लगता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी या ज्यादा होगी? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चलो, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी वो कैसी होती जाएगी? अपनी कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता जा रहा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है। और लास्ट दिया हुआ है क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाय मड, नहीं, क्लॉगिंग ऑफ गिल्स बाय मड ये स्टेटमेंट भी नहीं होता। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जाती है, इसीलिए आपकी मछलियां मरने लगती हैं। इसीलिए गंदे पानी को, घर के सीवेज प्लांट को कभी भी वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बस कराना है, सब कुछ कराना है। मैग्नेट ब्रेन का मोटो है सब कुछ कराना है, इसीलिए अपन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग इज रॉन्ग। फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में बताना अपने को, इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? ठीक है, इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है। बिल्कुल सही है। फोटोकेमिकल स्मॉग का ओ पकड़ लेना, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है। चलो दूसरा, इट हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत बात हो गई, यही गलत बात है, यही गलत बात है। इसमें लो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, गलत बात हो गई, ठीक है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द रिलीज ऑफ NO2, हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन। अब आपको पता होना चाहिए फोटोकेमिकल स्मॉग किसके द्वारा जनरेट होता है? NO2 हो गया, आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन हो गए और ओजोन हो गया, इससे जनरेट होता है। अगर आप इनके रिलीज को रोक सके, आपको पता होना चाहिए कि
जैसे गाड़ियों में जो इंजन आजकल चेंज होते हैं, पहले BS4 आता था, भारत स्टेज 4, अब आ रहा है BS6। इसमें गाड़ियों से निकलने वाला जो पॉल्यूशन होता है उसे कम करा जाता है। क्या करा जाता है? पॉल्यूशन को कम करा जाता है, इसलिए स्टैंडर्ड नापे गए हैं, इसलिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो समझना, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग रिलीज ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट क्या है? प्लांटेशन ऑफ सम प्लांट। आप फोटोकेमिकल स्मोक को कैसे रोक सकते हैं? कुछ प्लांट हैं जैसे पाइनस हेल्प करते हैं कंट्रोलिंग में फोटोकेमिकल स्मोक को। बिल्कुल सही बात है, फोटोकेमिकल स्मोक को आप पाइनस जैसे प्लांट लगा के रोक सकते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत था? सेकंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है द गैसेस एनवलप्ड अराउंड द अर्थ, एनवलप्ड अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फियर। ठीक है, द गैशियस एनवलप। मान लीजिए ये अर्थ है, उसके आसपास जो भी गैशियस एनवलप है, ये जो अर्थ है, ठीक है, उसके आसपास जो भी एनवलप है, गैशियस एनवलप, उसे नाम देते हैं एटमॉस्फियर। उसे क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फियर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी? एटमॉस्फियर नाम देते हैं। ये अपनी अर्थ के आसपास, थोड़ा रंगीन करने का मन कर रहा है, ड्राइंग बना दूं। इस अर्थ के आसपास, ये देखो मेरी अर्थ बन गई है, इस अर्थ के आसपास अगर आप देखेंगे कि जो भी गैशियस एनवलप है, इस अर्थ के आसपास जो भी गैशियस एनवलप है, जो भी गैशियस एनवलप आपको देखने मिलेगा, उसे आप क्या नाम देते हैं? उसे आप क्या नाम देते हैं? उसे आप नाम देते हैं एटमॉस्फियर। द लोएस्ट लेयर ऑफ दिस इज एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर। इसकी कौन कौन सी लेयर होती है? इसकी कौन कौन सी लेयर होती है समझिएगा। नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले 10 किलोमीटर तक पाया जाता है ट्रोपोस्फियर। कौन सा पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर स्फीयर। उसके बाद पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद पाया जाता है मीजोस्फियर, और लास्ट में पाया जाता है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो याद पूछा यही गया है कि जो नीचे सबसे पहले पाई जाती है उसे क्या नाम देते हैं? क्या लिखा गया है? द लोएस्ट लेयर ऑफ द एक्सटेंडेड अप टू 10 किलोमीटर ऑफ द सी लेवल इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर। लेकिन इनका ऑर्डर कैसे याद रखें? इसका ऑर्डर कैसे याद रखें? लड़कियों को पता होगा, ट्रेस्मे नाम का शैम्पू आता है, सबसे बेस्ट शैम्पू होता है। याद करने का तरीका ना, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर को कैसे याद रखें? तो याद रखने का तरीका, ट्रेस्मे, समझ गए? ट्रेस्मे द बेस्ट शैम्पू। देखो द मतलब थर्मो याद हो जाएगा। द बेस्ट शैम्पू, इससे आपको याद हो जाएगा कि नीचे सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। क्लियर है? जल्दी आइए। हर चीज एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। स्ट्रेटोस्फियर कहां पाया जाता है? 20 किलोमीटर अबव। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नहा के देखना, ट्रेस में द बेस्ट शैम्पू से सर ने कहा है। ठीक है, चलो डाई नाइट्रोजन। पता चला ट्रेसमे वाले मुझे वो ऐड करने के लिए बुलाने लगे। अनुराग सर आइए, आज से ट्रेसमे का ऐड कीजिएगा। आपने मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे तो बोल ही दिया है, हमें इतने सारे लोगों ने देख लिया, आज से आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए समझिएगा। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। अगर आपको पता हो, नाइट्रोजन पाई जाती है करीब 78% एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन पाई जाती है आपकी करीब 21% एटमॉस्फेयर में। फिर भी कभी आपने देखा है कि N2 + O2 मिलकर 2NO बन गए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कर ली। कभी सोचा ऐसा क्यों? कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह सुनना। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट दीज डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते अदर टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा क्यों ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर जाते? द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, बिल्कुल सही है।
रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इस रिएक्शन को हीट की जरूरत होती है और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है। तो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं एयर के, बट लेकिन ये आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। वजह क्या है? ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है और बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? बढ़ जाएं आगे, चलो अगली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉल्यूटेंट, ऐसे पॉल्यूटेंट, ठीक है, विच कम डायरेक्टली इन एयर, जो कि डायरेक्टली एयर में आते हैं। मतलब बात सुनिए कि भैया सीधे पॉल्यूशन हुआ और वो हवा में घुल जाते हैं। द पॉल्यूटेंट विच कम डायरेक्टली इन द एयर फ्रॉम सोर्सेस, कहां से? सोर्स से डायरेक्ट एयर में आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कई बार सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे PAN, ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? नहीं, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी। हाइड्रोकार्बन, दिस इज प्राइमरी। लेकिन पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में पान भी कहते हैं, पैन भी कहते हैं, पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, ये होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी होते हैं प्राइमरी। तो आंसर होगा थर्ड, PAN, पैरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट शुड बी द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये कैसा होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। चलो जी नेक्स्ट दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? समझना। ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम विच ओजोन ऊजेज आउट। क्या बोल रहा है? देखना, सुनना, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बोल रहा है? पहले तो आपके ओजोन होल में, मतलब आपके ओजोन होल के बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा है ऐसा होल जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में बना है, ऐसा होल जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में बना, मान लीजिए होल बना है जहां से ओजोन ऊज आउट हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखना, ओजोन होल इज अ होल फॉर्म्ड इन द ट्रोफो। गलत, ये तो ट्रोफो की बात सुनते ही गलत, ट्रोफो की बात सुनते ही गलत। ओजोन होल इज थिनिंग ऑफ ओजोन। अच्छा लगा मुझे, थिनिंग ऑफ ओजोन। ओजोन होल कुछ और नहीं है, ओजोन लेयर जो है उसका पतला होते जाना। ओजोन लेयर क्या काम करती है आपको पता है ना? सन से आने वाले यूवी रेडिएशन को रोकती है। तो ओजोन होल इज अ थिनिंग ऑफ ओजोन, ओजोन की थिनिंग ऑफ ओजोन एट स्ट्रेटोस्फीयर एट सम प्लेसेस। जैसे अंटार्कटिका में, अगर कोई बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है जो कि क्लास 12th, अभी तो तुम 11th वाले हो, जब आप क्लास 12th में बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जाएगा तो उसे एनवायरमेंटल इश्यूज करके आखिरी चैप्टर है, उसमें देखने मिलेगा कि भैया ओजोन अंटार्कटिका में जो हो गई है कुछ जगह से पतली हो गई है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए क्या है ओजोन, ये मान लीजिए ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर इतनी मोटी, लेकिन अंटार्कटिका में ये पतली सी हो गई है। ये मान लीजिए हर जगह मोटी है, ये ऐसी पतली। ये थिनिंग ऑफ ओजोन जो होता है इसे हम कहते हैं ओजोन होल। इसे हम क्या कहते हैं? ओजोन होल कहते हैं। तो क्लियर है? तो भैया ओजोन इज द थिनिंग ऑफ ओजोन, और कहां प्रेजेंट होती है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में एट सम प्लेसेस। ठीक है, लास्ट क्या दिया हुआ है? ओजोन होल मींस वैनिशिंग ऑफ ओजोन अराउंड द अर्थ कंप्लीटली। गलत, आंसर शुड बी थर्ड। ओजोन होल है मतलब थिनिंग ऑफ ओजोन। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, विल नॉट कम अंडर ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ही यही है कि भैया पॉल्यूशन को, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन से बचाना। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब ही यही है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर नहीं आती? इफ पॉसिबल मेकिंग यूज ऑफ सोप, बिल्कुल सही है, मेकिंग यूज ऑफ सोप मेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट। आप सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज ना करें, इसके बदले आप वेजिटेबल ऑयल से बने हुए सोप का यूज कर लें, बिल्कुल सही बात है। चलो दूसरा, यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर ब्लीचिंग पर्पस इंस्टीड ऑफ क्लोरीन बेस्ड ऑन ब्लीचिंग एजेंट। चलो ठीक है। अगला क्या लिखा है? यूजिंग बाइसिकल फॉर ट्रेवलिंग स्मॉल डिस्टेंस
स्मॉल डिस्टेंस से ट्रेवल करने के लिए बाइसिकल का यूज कर लो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज कर लो ब्लीचिंग पर्पज से, ना कि क्लोरीन का यूज करो। ठीक है, यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंसेस। क्या आपको लगता है हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्रमोट करेंगे यूज ऑफ प्लास्टिक कैन? आपको लगता है हम पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक कैन का यूज करेंगे? आपको लगता है हम पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक कैन का यूज करेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक कैन का यूज करेंगे। तो भैया ये ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं आएगी स्टेटमेंट, आंसर गलत है, आंसर गलत है। बढ़े आगे, अगली बात करें। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 13 to 16, आप 13 से 16 की अब क्वेश्चन की जो बात करेंगे उसमें 2 और मोर देन 2 ऑप्शन में बी करेक्ट, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट? कौन सी कंडीशन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को बताती है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन हो चुका है? सबसे पहली कंडीशन, पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6। रेन वाटर का पीएच 5.6 होता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि पीएच रेन वाटर का होता है 5.6, अगर 5.6 से कम हो गया तो एसिड रेन हो रही। ये स्टेटमेंट तो भैया सही है, ये नहीं बताती पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को, ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को नहीं बताती। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 0.03 से बढ़ेगा तो भैया दिक्कत की बात है। चलो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 ppm। अब ध्यान देना, 5 ppm तक थी बीओडी, अगर 5 ppm तक थी, अभी अपन ने क्वेश्चन करा था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो हम मानते थे कि पानी प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर बीओडी 5 ppm से ज्यादा हो गई, 5 ppm से ज्यादा हो गई, मतलब ये दिखाता है कि पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, मतलब पॉल्यूशन छा चुका है, ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन, व्हाट इज यूट्रॉफिकेशन? मान लीजिए आप, मैं, रिंकी पिंकी, चुन्नी मुन्नी, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलके एक झील को देखने गए, किसको गए? नदी को देखने या झील को देखने। ये देखो, इस झील को देखने गए, ठीक है, ये झील बनी है, ठीक है, ये झील बनी हुई है, इसको अपन देखने गए, ठीक है। कुछ बगल में पेड़ भी उगा देते हैं अपन, ये लीजिए, ठीक है। इस झील को अपन देखने गए आज, ठीक है। जब आपने इस झील को देखा तो यार बड़ी प्योर दिख रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम चल रहा है, अर्बनाइजेशन का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आना शुरू हुए, और धीरे धीरे अलगीज जो हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है, ये उगना शुरू हो गए, और धीरे धीरे जब हम 10 साल बाद गए तो हमें, आपने देखा होगा ना, ऐसा कीचड़ जैसी हरियाली, दलदल जैसा दिखने लगा। उसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इसे हम कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। आपकी जो लेक है उसका धीरे धीरे क्या हो जाना, बूढ़ी होते जाना, ऑर्गेनिक वेस्ट आने की वजह से। इसे हम कहते हैं एजिंग ऑफ लेक। क्या कहते हैं? एजिंग ऑफ लेक कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला यूट्रॉफिकेशन है, ये भी बता रहा है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को। तो गलत, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को कौन दिखा रहे हैं? थर्ड और फोर्थ। सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं कहानी, ताकि आसान हो जाए मेरी जुबानी। क्लियर है? बढ़ाऊं कहानी को? हाँ जी सर, बढ़ा दीजिए। अगली कहानी है अपनी फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर। चलो, अगर कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता होगा, ठीक है,
किसान फैमिली से बिलोंग करता होगा या किसी ने किसानी देखी होगी, खेती किसानी, कभी विलेजर्स फार्मर्स को देखा होगा। तो आपको एक चीज, आज की कहानी बड़ी एकदम इंटरेस्टिंग सी है, एनवायरमेंट से कनेक्ट कर करके अपने को बताना है, इसलिए इसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम दिया जाता है। तो फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर क्या होता है, फसल कम हो रही है या हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम फर्टिलाइजर छींचते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ठीक है, कॉज वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एंड एडिशन ऑफ सच कंपाउंड इन वाटर बॉडीज कॉज, और ऐसे अगर कंपाउंड को वाटर बॉडीज में डाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, अलगी की ग्रोथ होगी, अलगी की ग्रोथ होगी। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी की धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिल्कुल सही है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, नहीं, गलत हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट कभी डिपॉजिट नहीं होता, ठीक है। और इंक्रीज इन द फिश पॉपुलेशन, नहीं, फिश पॉपुलेशन घटती जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या कहानी सही रही है आपकी कि ऐसी अगर आपने करे तो अलगल ब्लूम आपको देखने मिलेंगे। अगर फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर डालेंगे, अलगी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो इनहांस ग्रोथ ऑफ अलगी एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, और जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। घुली हुई ऑक्सीजन कम होती गई तो भैया वहाँ रहने वाले जलीय जीव जैसे मछलियाँ धीरे 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 मरती जाएंगी, तो डिक्रीज होती जाएगी पॉपुलेशन। मछलियाँ पानी में, अच्छे पानी में रहती हैं, गंदे पानी में ज़्यादा नहीं रहती हैं। आइए जल्दी बढ़ूँ आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पानी के साथ रिएक्शन करें, होता क्या है एसिड रेन, पहले समझना। ताजमहल देखा है जो मुमताज के लिए बनाया गया था, ठीक है। अगर आपने ताजमहल देखा है, अगर आपने ताजमहल देखा है, ठीक है, तो ताजमहल का ये इस टाइप का कुछ होता है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल का ये जो रंग है धीरे धीरे पहले जो पिंक कलर का हुआ करता था, पिंक कलर का हुआ करता था, अब धीरे, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ताजमहल का जो रंग कहीं पिंक कलर का, पिंक मतलब हल्का लाइटिश पिंक होता था, अब ताजमहल का कहते हैं कि भैया रंग थोड़ा बदल रहा है। हो क्या रहा है, अगर आप कभी गए होंगे आगरा, ताजमहल जहाँ है, तो मथुरा से होते हुए मैं गया था इसके पिछले साल, तो मथुरा रिफाइनरी करके बनी हुई है वहाँ साइड में, वहाँ पे भैया पॉल्यूटेंट निकलते हैं। पॉल्यूटेंट कौन कौन से निकलते हैं समझना, मथुरा रिफाइनरी करीब वहाँ से 10-15 किलोमीटर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है। ये अब ये ऑक्साइड निकल रहे हैं, निकल गए, मान लीजिए यहाँ पे मथुरा रिफाइनरी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, ये पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, बारिश हुई, कहते हैं ना मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी है ना, पहली बारिश का मजा ही कुछ और है। ये उम्र नहीं है, एसिड रेन होगी अभी, सुनना। पहली बारिश में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सांस फेंक रहा हूं मैं, ये ऑक्साइड घुले पड़े हैं, ठीक है। पानी गिरा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन गया, चलो जी, हा 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 एसिड, ठीक है। पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करा, SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और H2SO4 बन गया। चलो CO2 H2CO3 बन गया, पानी गिरने से H2CO3 बन गया, ठीक है। अब जब ये गिरेंगे, सीधी सी बात है, मार्बल पे गिरेंगे तो भैया इसका भी क्या करेंगे, कोरोजन करेंगे, कोरोजन या ना कहें कि इसकी क्वालिटी को खराब करेंगे। स्किन पे गिरेंगे, स्किन इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। मतलब सर ये जो एसिड हैं ये कहलाते हैं, ये जो एसिड है अपने, ठीक है, ये जब गिर रहे हैं तो क्या कराएंगे, एसिड रेन कराएंगे। इसलिए पहली बारिश में मत नहाना, काफ़ी हार्मफुल होती है, ठीक है। इसीलिए ताजमहल को भी इससे बहुत घाटा हुआ है। दूसरी चीज़, कहानी बताते हुए चल रहा हूं, दूसरी चीज, नॉर्मल रेन जो होती है उसका पीएच होता है 5.6। अब एसिड ज्यादा होंगे तो पीएच घटता जाएगा। अगर आपको पता हो कि ये जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है, जैसे भी हमने समोसे खाया जो पचा रहा है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच हाईली एसिडिक होता है, पीएच 1.8 समथिंग होता है, 1.8 समथिंग, मतलब जितना ज्यादा एसिड उतना कम पीएच, ठीक है। तो पीएच अगर 5.6 से कम हुआ तो उसे कहते हैं एसिड रेन। H2CO3 की वजह से भी एसिड रेन हो रहा है। द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन्स आर H2CO3, HNO3, H2S4 नहीं, इट शुड बी H2SO4, H2SO4। तो आंसर होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है?
सिंपलेस्ट तरीके से बताया है कि भैया कौन से, पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट ये नहीं हो सकता एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल। बढ़ जाएं आगे, चलो जी आगे बढ़ाता हूं कहानी को। नेक्स्ट है द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में भी। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है समझना। अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या, अर्थ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे जो ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पहले, जब आजकल तापमान करीब भैया 48-47 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, कितने तेजी से बढ़ रहा है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब ग्लोबलाइज तरीके से ये जो गर्मी वार्मिंग मतलब गर्मी पैदा हो रही है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है, एवरेज टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ द हिमालयाज ग्लेशियर, ये भी सही है, हिमालय के जो ग्लेशियर हैं पिघलते जा रहे हैं। कभी अगर कोई हरिद्वार, कहानी भाई मैं एकदम कहानी जैसे बताऊंगा, बोर लग रहा है तो आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी एक बार सुन लोगे आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री खत्म। दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जो हिमालयन रीजन है, कभी अगर किसी ने हरिद्वार में नहाया होगा तो हरिद्वार में जो पानी आता है बहुत ठंडा होता है गर्मी के दिनों में भी नहाना, क्योंकि हिमालय से जो ग्लेशियर पिघल पिघल के आते हैं, समझना, ठीक है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर का पिघलना बढ़ चुका है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर। इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बढ़ती जा रही, गलत हो गया, ठीक है, इससे ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूट्रॉफिकेशन, इससे ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना और मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर, इससे ये चीजें अफेक्ट डालती हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीजें हो रही हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, नोट डाउन करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपना शॉर्ट आंसर टाइप है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही बात है कि भैया ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं एक कंबल का काम करती हैं, जिससे इंफ्रारेड रेडिएशन अंदर ही रह जाते हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग कराते हैं। विच सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन है ग्रीन हाउस गैसेस, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हैं मीथेन, इसके अलावा आप ले सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा आप ले सकते हैं ओजोन। ये क्या होती है, अपनी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। शॉर्ट आंसर टाइप है, सिंपल क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। जल्दी आइए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, ना डरना है ना घबराना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, एसिड रेन इज नोन टू कंटेन सम एसिड, एसिड रेन में क्या होते हैं, कुछ एसिड होते हैं, नेम दीज एसिड। अभी अपन ने देखा था एसिड रेन क्या होती है, सबसे पहली बात एसिड रेन क्या होती है, अगर pH ऑफ रेन, pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 है, लेस देन 5.6 है, तो उसे अपन नाम देंगे एसिड रेन नाम देंगे। नेम दीज एसिड, इन एसिड के नाम बताओ। एसिड कौन कौन से होंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ये, आपका हो सकता है HNO3, आपका हो सकता है H2SO4, आपका हो सकता है H2CO3, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वेयर फ्रॉम दे कम इन रेन, ये कहां से आते हैं, ये कहां से आते हैं, ठीक है। these acid come in rain when air pollution contain, अगर एयर पॉल्यूशन में क्या क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपकी क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अगर एयर पॉल्यूशन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, देन दे कंबाइन विथ रेन वाटर टू फॉर्म एसिड। चलिए जी
ये आते कहाँ से हैं बता दिया मैंने। एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं? आपके ऑटोमोबाइल्स हो सकते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, जस्ट लिखाते चल रहा हूं बस कहानी, आपको जितना लगे ठीक है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है? ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां जो चला रहे हो इतनी धड़ल्ले से, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, ये हो सकते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जल्दी आइए, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस। ओजोन एक टॉक्सिक गैस है, बिल्कुल सही है। एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इवन देन इट इज प्रेजेंस, इट्स प्रेजेंस इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ ओजोन फ्रॉम दिस रीजन इज कंप्लीटली रिमूव्ड। अब अगर मैं एक डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन दूं, अगर मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं तो इसको ऐसे समझिएगा, ये ओजोन है मेरी, ये ओजोन लेयर है मेरी, ठीक है, ये ओजोन लेयर है मेरी, ठीक है। ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर का काम क्या है? ये जो सूरज है, ये जो सूरज है, इसकी जो खतरनाक रोशनी है, इसकी जो खतरनाक रोशनी है, इससे निकलते हैं अपने, इससे निकलते हैं अपने यूवी रेडिएशन। कौन से रेडिएशन निकलते हैं? यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। कौन से रेडिएशन निकलते हैं? यूवी रेडिएशन। ये जो यूवी रेडिएशन होता है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो ये एक कंबल का काम करती है और इन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब अगर ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब ये यूवी रेडिएशन धरती तक नहीं आ पा रहे हैं, धरती तक नहीं आ पा रहे हैं, तो ओजोन कैसी है भैया? टॉक्सिक गैस है, लेकिन कहां पाई जा रही है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जा रही है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसकी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सन से आने वाले यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। अगर हमने ओजोन को हटा दिया, इफ ओजोन इज रिमूव्ड, इफ ओजोन इज रिमूव्ड, अगर ओजोन रिमूव कर दी, रिमूव कर दी, देन यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जब, तब यूवी रेडिएशन क्या होंगे? कम्स इन एटमॉस्फेयर, कम्स इन एटमॉस्फेयर, कम्स इन एटमॉस्फेयर, तब यूवी रेडिएशन एटमॉस्फेयर में आएंगे, एटमॉस्फेयर में आएंगे और क्या कॉज करेंगे? एंड कॉज स्किन डिसीज या स्किन कैंसर, स्किन डिसीज या कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। ये काफी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि यूवी रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, समझिएगा। ये जो डीएनए के एडेनिन AT और GC के बीच का बॉन्ड है उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। देन दे कॉज स्किन डिसीज इन एनिमल्स एंड ऑल्सो हार्म प्लांट प्रोटीन्स, ऑल्सो हार्म करेंगे प्लांट प्रोटीन्स एंड लीव्स। ये इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा। जल्दी आइए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ओजोन को अपन ने हटा दिया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इसको ऐसे ही समझते हुए चलिए। मैं कोई पोथी पुराण आपको नहीं लिखा रहा हूं, इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिलीवर कर रहा हूं आपके सामने। मेरा एक काम है कि भैया, हाँ भैया, चीजों को आप ऐसे ही एग्जाम में बना के आ जाओगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? एज वी प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट टू यू, मतलब हम हर चीज एकदम डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व है पानी में तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन व्हाट प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर? ठीक है, आप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर कौन कौन सी प्रोसेसेस से कम होती है? तो मैं लिख रहा हूं फॉलोइंग प्रोसेसेस decrease the level of dissolved oxygen in water। सबसे पहला आपका होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका जाएगा तो ये क्या करेगा? पानी में ऑक्सीजन को कम करते जाएगा। दूसरा होता है सीवेज का जो वेस्ट होता है, सीवेज वेस्ट, ठीक है।
तीसरा हो सकता है आपका प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, अगर आप धीरे धीरे क्या करते रहें, धीरे धीरे प्लांट लीव्स आ रही हैं, ये सब आ रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो भी आपका क्या होता जाएगा, आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में कम होती जाएगी। ये किसी भी वजह से हो सकती हैं चीजें। तो ये फॉलोइंग प्रोसेसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। शॉर्ट आंसर टाइप है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। अभी मैंने बताया ये जो ओजोन लेयर है, मान लीजिए बनी हुई है, ओजोन लेयर बनी हुई है आपकी, ये क्या बनी हुई है आपकी, ओजोन लेयर बनी हुई है। ठीक है, अगर इस ओजोन लेयर को आप देखेंगे तो ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल हैं, ये ओजोन, अरे ये ओजोन के मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए ओजोन के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मैं बात करूं, क्या होता है केमिकली, ये CF2Cl2 होता है, CF2Cl2 होता है। ठीक है, ये जो CF2Cl2 है, समझना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यहां से जो आ रही है यूवी रेस, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में उसकी एनर्जी मान लिया मैंने H, ये टूटे किसमें, CF2Cl में प्लस Cl फ्री रेडिकल में, अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये अटैक करते हैं किस पे, ओजोन पे। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करते हैं ओजोन पे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ClO में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ये जो ClO है, ये किसी और ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी, ठीक है, और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, और आपका ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ये फिर से अटैक करेगा, फर्दर अटैक करेगा और आपके ओजोन का डिप्लीशन चलता जाएगा। ये वो सारी प्रोसेसेस हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जो ओजोन के डिप्लीशन को कॉज करती हैं। ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है, हम ये जो AC यूज कर रहे हैं, हम जो अपने घरों में फ्रिज यूज कर रहे हैं, इससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां से इमिशन होता है, इमिशन इसका कहां से होता है, इमिटेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, AC रेफ्रिजरेटर आ जाइए। सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस था, जो रिएक्शन पूछी कर दी अपन ने, चलिए सर कर दी। बढ़ाते हैं कहानी को आगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट कुड बी द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इन अ सिटी। अगर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है और आपका डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है, तो अगर इसका इम्प्रॉपर मैनेजमेंट करे तो हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे। तो मैं इन हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हुए चल रहा हूं, शॉर्ट में बताते हुए चल रहा हूं। आप नोट्स में डिटेल में देखिए, अगर मैं लिखा आता सीधे पढ़ता बोरिंग हो जाती कहानी, लेकिन अगर मैं लिखा रहा हूं तो चीजें मैं शॉर्ट लिखूंगा, लेकिन टू द पॉइंट लिखूंगा कि भैया क्या होगा अगर इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हो। आपके जैसे बात करें, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना होता जा रहा है और इतना डोमेस्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका अगर आपने इम्प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करा तो क्या होगा। सबसे पहला ये इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में जाएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब यही इंडस्ट्रियल वेस्ट जब जमीन में पड़ा रहेगा, तो ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तीसरी चीज, ठीक है, अगर वाटर बॉडीज में जा रहा है
तो वाटर बॉडीज में, इन वाटर बॉडीज ये क्या कॉज करेगा धीरे धीरे, इन वाटर बॉडीज ये क्या कराते जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका समुंदर है, क्या है आपका समुंदर है, समुंदर छोड़ो आपकी नदी है, ठीक है, आपने देखा 10 साल पहले वहां नदी थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना होता गया कि नदी का यूट्रॉफिकेशन होने लगा। तो इन वाटर बॉडीज, ठीक है, इट कॉज यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और क्या हो सकता है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट इन सिटी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर अगर मैनेजमेंट करा तो बहुत सारी डिसीज, ये कैसा हो सकता है, डिसीज कॉजिंग हो सकता है, डिसीज या हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग and cause many disease, ये बहुत सारे आंसर हो सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अगर आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या नहीं करा, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करा, चलिए, या इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रखा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसिनरेटर का यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको जला सकते हैं, या डंपिंग एरियाज में इनको ले जाओ, डंपिंग एरियाज में इन्हें पड़े रहने दो, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एजुकेशन ट्रिप, आप किसी एजुकेशन ट्रिप के दौरान, स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, कोई स्टूडेंट है बॉटनी का, देखो मैंने पहले ही कहा यहां पे सारे सब्जेक्ट बायो वाले आ जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ बॉटनी सॉ अ ब्यूटीफुल लेक, बहुत प्यारी नदी देखी उसने, क्या देखी, बहुत प्यारी नदी देखी, ये बहुत प्यारी उसने नदी देखी, उसने बहुत प्यारी नदी देखी, देखिए ये बहुत प्यारी नदी, आप देख पा रहे हैं इस नदी को, क्या आप इस नदी को देख पा रहे हैं, उसने अपनी ट्रिप के दौरान एक नदी देखी, मैंने भी आपको ये नदी दिखाई, चलो जी, अगर आपने ये इतनी प्यारी नदी देखी, ठीक है, शी कलेक्टेड, उसने क्या कलेक्ट करा, शी कलेक्टेड मैनी प्लांट्स फ्रॉम दैट एरिया, उसने बहुत सारे प्लांट उस एरिया से कलेक्ट करे। सी नोटिस दैट विलेजर्स वर वॉशिंग क्लोथ्स, कुछ लोग हैं वो यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, अराउंड द लेक, एंड सम प्लेसेस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउसेस वर डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी। मान लीजिए यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, जस्ट मजे के तौर पे इसे देखते चलो, यहाँ से लोग कचरा इधर फेंकते जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर फ्यू ईयर्स, वो कुछ सालों बाद आया, ये देखो बड़ा हो गया है वो कुछ सालों बाद आया, ठीक है। शी विजिटेड द, लड़की थी क्या, चलो, शी विजिटेड द सेम लेक अगेन, लड़की ने फिर से इस लेक को देखा, उसने इस लेक को फिर से देखा, ये देखो, ठीक है। सी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गई कि लेक वॉज कवर्ड विथ अलगी, ये लेक एकदम हरी हरी ऐसे अलगी से कवर्ड दिखने लगी, ऐसी हरी हरी अलगी से कवर्ड दिखने लगी। ये ऊपर आपने भी देखा होगा कि कुछ जगहों पे अगर आपने देखा होगा ये ऐसी हरी हरी देखने मिल जाएंगी, ये लेक कवर्ड हो गई किससे, अलगी से, ठीक है। एंड स्टिंगिंग स्मेल, इसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगी, ठीक है। एंड वाटर हैड बिकम अनसस्टेनेबल, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस कंडीशन ऑफ द लेक, इस कंडीशन के पीछे कौन सा रीजन हो सकता है, इस कंडीशन के पीछे जो रीजन होगा वो होगा लेक की एजिंग, जिसे हम नाम देते हैं यूट्रॉफिकेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे अलगल ब्लूम जनरेट होने लगे, क्या जनरेट होने लगे, अलगल ब्लूम जनरेट होने लगे, ठीक है, ये अलगल ब्लूम्स आ गए और इससे लेक की एजिंग हो गई, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है। यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ चुका है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो चुका है लेक में, और लेक कैसी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। जल्दी आइए, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन करें इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। एज आई टोल्ड यू, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज काफी आसान, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। बायोडिग्रेडेबल, जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, जो आपका सीवेज से निकल रहा है वेस्ट, सीवेज वेस्ट निकल रहा है, ये बायोडिग्रेडेबल है। काऊ डंग, ये आपका बायोडिग्रेडेबल है। हरित कचरा जिसे अपन कहते हैं ग्रीन, जो फॉडर आप कह सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है,
ठीक है, ग्रीन फॉडर या ग्रीन वेस्ट आप कह सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन है? ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन है? नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड ना हो, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं अपने, डिग्रेडेबल हैं अपने कौन कौन, याद रखिएगा। मान लीजिए डीडीटी सबसे खतरनाक, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसके अलावा आपका मरकरी, इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट, इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट, कोई भी मेटालिक वेस्ट, कोई भी मेटालिक वेस्ट, मेटालिक वेस्ट, मेटालिक वेस्ट, ठीक है, हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला वेस्ट, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम हॉस्पिटल। क्या कभी आपने देखा है कि जो हॉस्पिटल से वेस्ट जनरेट होता है जो कि काफी इन्फेक्शियस हो सकता है, उसको कैसे अपन कैसे उसको अपन क्या कहते हैं डिग्रेडेशन करेंगे? तो बेटा उसके लिए अपन जो यूज करते हैं इंसिनरेटर का यूज करते हैं, हायर टेम्परेचर पे उनको जला दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आइए जल्दी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हो गए? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, इसके सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला सोर्स तो हो सकता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से आप डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा हो सकता है नेचुरल एयरेशन, नेचुरल एयरेशन, जिससे आपका क्या हो सकता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर होती है, सोर्स होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इन वाटर, नेचुरल एयरेशन, एयरेशन। तीसरा आपका हो सकता है, तीसरा आपका हो सकता है मैकेनिकल एयरेशन। क्या हो सकता है? मैकेनिकल एयरेशन। तीसरा क्या हो सकता है? मैकेनिकल एयरेशन। क्या हो सकता है? मैकेनिकल एयरेशन। तो ये सोर्सेस होते हैं आपके डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के इन वाटर। आइए, हर चीज लिखा रहा हूं, काम चोरी नहीं, हो सकता है मैं टाइप भी करवा देता आपके लिए, लेकिन हर चीज मैं अपनी लैंग्वेज में लिखाते हुए चल रहा हूं ताकि आप तक मैं कन्वे कर सकूं, चीजें हाँ सिंप्लीफाई हो। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, नेचुरल एयरेशन एंड मैकेनिकल एयरेशन आर द सोर्सेस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग बीओडी इन बीओडी ऑफ अ वाटर बॉडी? बीओडी क्या है? आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी हमें बताता क्या है? बीओडी हमें क्या बताता है? ठीक है, बीओडी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? बीओडी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है, ये बताता है क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी, इन वाटर बॉडी, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडी। अगर बीओडी कम है, अगर बीओडी कम है, अगर बीओडी कम है, बीओडी इज लेस, बीओडी कम है, then less amount of organic matter is present, less amount of organic matter is present, organic matter is present। ठीक है, is present मतलब मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बीओडी, फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर बीओडी आ रही है, बीओडी आ रही है 5 ppm, 5 ppm या उससे कम आ रही है, 5 ppm से कम आ रही, मतलब ऐसे पानी को मैं अच्छा मान सकता हूं, पानी इज गुड, मतलब दिस इज गुड वाटर, दिस इज गुड, मतलब आप कह सकते हैं दिस इज गुड। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर कम है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है? कम है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीओडी, प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करें इसे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेरे पास है व्हाई डज वाटर कवर्ड विथ एक्सेसिव अल्गल ब्लूम्स बिकॉज बिकम पॉल्यूटेड? क्या लिखा है? व्हाई डज वाटर कवर्ड विथ एक्सेस अल्गल ब्लूम बिकम पॉल्यूटेड? ठीक है, अगर कोई पानी है, मान लीजिए ये पानी बना के दिखा रहा हूं मैं, ये पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, ठीक है, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है, ये वाटर, इस पे अलगल ब्लूम्स आ गए, मान लीजिए इस पे अलगल ब्लूम्स आ गए। ठीक है, अलगल ब्लूम क्यों आए हैं और क्यों कह रहे हैं कि अगर अलगल ब्लूम आ गए हैं, मान लीजिए हरा हरा ऐसा दिख रहा है ये ब्लूम्स, अगर मान लीजिए अलगल ब्लूम्स आ गए, इस पानी को पॉल्यूटेड क्यों कहा जा रहा है? इस पानी को पॉल्यूटेड क्यों कहा जा रहा है? जब भी अलगल ब्लूम्स आते हैं इसका मतलब होता है पानी में फॉस्फेट बढ़ चुका है, फॉस्फेट बढ़ चुका है,
फॉस्फेट बढ़ चुका है। कहां से आता है फॉस्फेट? आप जितनी भी, मान लीजिए ये खेती कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बगल में खेती चल रही है, खेती चल रही है, ठीक है, ये खेती वेती चल रही है आपकी, ये खेती चल रही है, ठीक है, खेती में आपने फॉस्फेट डाला, खेती में आपने फॉस्फेट डाला, ये बहता हुआ इधर आया, ये बहता हुआ इधर आया, तो व्हाई डज वाटर कवर्ड विद एक्सेस अल्गल ग्रोथ बिकम पॉल्यूटेड? बिकॉज इट कंटेन्स फॉस्फेट, इट कंटेन्स फॉस्फेट, इट कंटेन्स फॉस्फेट, ठीक है, which cause growth of algae, and water is called polluted, and water become polluted. तो अगर अलगल ब्लूम है मतलब क्या है कि पानी में फॉस्फेट बढ़ चुका है और जो अलगल ब्लूम की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। क्लियर है? तो व्हाई डज वाटर कवर्ड विद एक्सेस अलगल ब्लूम बिकम पॉल्यूटेड? क्योंकि उसमें क्या आ जाता है? फॉस्फेट आ जाता है। आइए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को एकदम ग्रीन तरीके से ही बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो? बहुत सिंपल चैप्टर है यार, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ना डरना है ना घबराना है, बस चले जाना है, बस चले जाना है, ठीक है। एक बार पढ़ोगे लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भैया फॉस्फेट आपके अलगल ब्लूम की ग्रोथ को बढ़ाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब लिखा है अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। मान लीजिए 2SO2 है, O2 से रिएक्शन करा, O2 से रिएक्शन करा, किस में कन्वर्ट हो गया? 2SO3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट इज अ स्लो प्रोसेस। कोई अगर कैटलिस्ट नहीं है तो ये प्रोसेस कैसी होगी? स्लो प्रोसेस होगी। बिल्कुल सही है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर बट दिस ऑक्सीडेशन ऑकर्स इजीली इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन, ठीक है, ये मैंने बता दिया। गिव केमिकल रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3, ठीक है। Oxidation of sulfur dioxide in the absence of catalyst is but this oxidation occurs easily in atmosphere. Explain how does this occur or give chemical reaction, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया, जैसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? अपने ऊपर, ये कैटलिस्ट अपने ऊपर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कराएगा और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। क्लियर है? ये रिएक्शन कैसी होती है? ये होती है एटमॉस्फेयर में, ये होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये स्लो है, ये फास्ट है। आ जाइए, ये लिखा है ना, एक्सप्लेन हाउ डज दिस केमिकल रिएक्शन हैपन, ऐसी होती है। गिव केमिकल रिएक्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3, दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फ्रॉम वेयर डज ओजोन कम्स इन द एटमॉस्फेरिक। तो इसे अगर आपको समझना है कि ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग में कैसे आया, तो इसे ऐसे देखिए, जो आपका NO2 होता है, NO2 होता है एटमॉस्फेयर में, वो अल्ट्रावायलेट, वो लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये लाइट की एनर्जी है, NO और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूछ रहा है वेयर डज ओजोन कम्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग, तो ये तो हो गया भैया NO2 किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, NO और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? ओजोन बनाती है। इस तरीके से ओजोन एंड दिस ओजोन कम्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग, और ये ओजोन किस में आ जाता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में आ जाता है। ये इक्वेशन याद रख लेना, बस इतनी सी कहानी है, शॉर्ट आंसर टाइप की, ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड दिस ओजोन कम्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग, तो पूछा यही गया है, फ्रॉम वेयर डज ओजोन कम्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग, यहां से आया। NO2 सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुआ? NO और नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन किससे रिएक्शन कर गया? अपने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, और आपका क्या बन गया? ओजोन बन गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन कैसे प्रोड्यूस होता है स्ट्रेटोस्फीयर में? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फीयर इज 20 to 30 किलोमीटर above from अर्थ सरफेस। और आपको एक बात पता होना चाहिए, पता ही है वैसे तो, ओजोन का बनना और ओजोन का ऑक्सीजन में टूटने के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर ओजोन का टूटना ज्यादा हो जाए तो उसे ओजोन डिप्लीशन कहने लगते हैं अपन। तो भैया स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 30 किलोमीटर ऊपर क्या है? आपके अर्थ सरफेस पे ओजोन है। चलिए, ओजोन किस में कन्वर्ट होगी? सबसे पहले ओजोन देखिए, ओजोन कैसे बनी ये पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीजन उस क्षेत्र में
जो अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है उसकी प्रेजेंस में 2 ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हुआ, ये 2 ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे और क्या बना लिए, ओजोन बना लिए। क्या बना लिए, ओजोन बना लिए। अभी मैंने जैसे कहा कि ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना एक बैलेंसिंग रिएक्शन है, मतलब प्रॉपर बैलेंस होकर चल रहा है। लेकिन अगर ओजोन का टूटना ज्यादा हो जाएगा तो ओजोन डिप्लीशन कहलाने लगेगा। ओजोन का बनना क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि इस दौरान किसकी जरूरत पड़ती है, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जल्दी आइए। तो इस तरीके से आपके ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, चलिए सिंपल केमिकल रिएक्शन है। ओजोन इज गैस हैवियर देन एयर। ओजोन गैस जो है एयर की तुलना में भारी है, तो फिर तो इसे नीचे बैठना चाहिए, ठीक है। लेकिन व्हाई डज ओजोन लेयर नॉट सेटल डाउन नियर द अर्थ, लेकिन ये क्यों सेटल डाउन नहीं होती नियर द अर्थ? अगर आपको पता हो, चलो ओजोन लेयर दिखाते हैं फिर से। ओजोन लेयर अगर आपको पता हो, ये ओजोन लेयर है, इस तरीके की होती है ओजोन। अगर आपको पता हो ये जो ओजोन है आपकी अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, मैंने अभी बताया। ये जो ओजोन लेयर है अर्थ सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। इससे अगर आप ओजोन लेयर को देखेंगे तो ये पाई जाती है करीब 20 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर अबाव, 20 से 30 किलोमीटर अबाव फ्रॉम अर्थ सरफेस। और इतने ऊपर, यहाँ इसे अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसे अपन क्या नाम देते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन हवा की तुलना में भारी है, ये तो मान लिया, फिर इसे सेटल डाउन होना चाहिए था, लेकिन ये 20 से 30 किलोमीटर पाई जा रही है, वेयर ग्रेविटी डू नॉट वर्क। तो ओजोन इज हैवियर देन एयर, but it do not settle down because it is present above 20 to 30 kilometer from earth surface, about 20 to 30 kilometer from earth surface, where gravity do not work, जल्दी आइए। जहां पे ग्रेविटी काम नहीं करती है इसलिए सेटल डाउन नहीं होती। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, समझे क्या नहीं। 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है, जहां पे ग्रेविटी काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे सेटल डाउन होगा भैया, कैसे सेटल डाउन होगा। लॉजिक क्लियर है, आइए जल्दी। चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अ पर्सन वॉज यूजिंग वाटर सप्लाइड बाय म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। पर्सन को म्युनिसिपैलिटी से पानी आ रहा था, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। ही स्टार्टेड यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, उसने धीरे धीरे अंडरग्राउंड पानी वाटर का यूज करना शुरू कर दिया। ही फेल्ट लग्जेटिव का मतलब होता है जो फीजिस होते हैं, अरे दस्त लग जाना, कुछ नहीं, दस्त लग जाना, वो फील कर रहा है कि भैया मुझे दस्त लग गए। व्हाट वुड बी द कॉज, आपको बताना है कॉज क्या होगा। बेटा अगर वो अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहा है और अगर अंडरग्राउंड वाटर में सल्फेट का कंसंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा है तो उसे दस्त लग जाएंगे, यही कॉज है। तो व्हाट इज द रीजन, दस्त कैसे लगे, अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर पी और कभी आपको लगे कि मुझे दस्त लग गया, समझ जाना आपने सल्फेट की मात्रा ज्यादा ले ली है। तो आंसर क्या होगा, the laxative effect is due to sulfate, और जिसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा हो जाए, जिसका कंसंट्रेशन 500 ppm से ज्यादा हो जाए तो उसे लग्जेटिव इफेक्ट देखने मिल जाएंगे। क्लियर है। तो अ पर्सन वॉज यूजिंग वाटर सप्लाइड बाय म्युनिसिपैलिटी, अगर उसे पानी की कमी हो गई, उसने अंडरग्राउंड वाटर का यूज करना शुरू कर दिया, अगर उसे लग्जेटिव इफेक्ट दिख रहे हैं तो किस वजह से होंगे, सल्फेट की वजह से होंगे। क्लियर है, सल्फेट को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्जेटिव इफेक्ट किसकी वजह से होंगे, सल्फेट की वजह से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं।
अब आते हैं मैच द कॉलम पे। अब किस पे आते हैं? मैच द कॉलम पे। आपके पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। चलिए मैच द कॉलम करते हैं, ठीक है। देखते हैं वन ऑप्शन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। चलो देखते हैं। एसिड रेन, आप एसिड रेन की बात करेंगे, अम्ल वर्षा की, जो कि 5.6 पीएस से कम अगर रेन हो रही है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन में क्या क्या भैया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के साथ रिएक्शन करेगा H2CO3, SO2 SO3 में कन्वर्ट होगा, वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा H2SO4, तो इन दोनों की वजह से क्या होती है, आपको एसिड रेन देखने मिलती है। चलो फोटोकेमिकल स्मॉग, मैंने आपको बताया था फोटोकेमिकल स्मॉग किस वजह से देखने मिलेगा, नहीं, किस वजह से देखने मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग देखने मिलेगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि भैया वो अपने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाए। और लास्ट दिया हुआ है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या कॉज करेंगे, ये कुछ और नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कॉज करेंगे। रिएक्शन बता चुका हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे करते हैं। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी, कि भैया आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपने मैच कर दिया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड क्या काम करते हैं, समझिएगा। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हमेशा याद रखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है सर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कॉज करते हैं? अगर आपने देखा होगा कि कभी कंजेस्टेड एरिया जो होती हैं उसमें लाल कलर का ट्रैफिक आपको देखने लग जाए, पूरा लाल लाल एटमॉस्फेयर देखने मिल जाए, कभी अगर आपने नोटिस करा होगा, तो भैया वो किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रेड हेज ऑफ ट्रैफिक, ये आप गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको समझ आ जाएगा रेड हेज कैसा दिखता है, पूरा लाल लाल कलर दिखना लगता है पूरा एटमॉस्फेयर में। कहां पे? एंड कंजेस्टेड एरियाज। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है भैया? ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। क्या कॉज कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। ठीक है। नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट है तो ये क्या कॉज करता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट है तो ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेड क्या कॉज करता है? डैमेज टू किडनी को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? किडनी को डैमेज करता है। आइए इस क्वेश्चन पे, लेड क्या कॉज करता है? किडनी को डैमेज करता है। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ाता हूं कहानी को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अपने पास दिया हुआ है रिलीजिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग सल्फर। अगर रिलीज हो रही है गैस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर बर्निंग वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग सल्फर, अगर सल्फर है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करेगा? SO2। ये वापस SO2 किसके साथ रिएक्शन कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना सकता है? SO3 बना सकता है। ये गैसेस रिलीज होंगी। रिलीजिंग गैसेस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर, ये क्या कॉज करेंगी? वाटर पॉल्यूशन, फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं, डैमेजिंग ओजोन लेयर नहीं, मे कॉज नर्व डिसीज इन ह्यूमन नहीं, क्लासिकल स्मॉग। यस, ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, क्लासिकल स्मॉग कॉज करेंगे। एसिड रेन बिल्कुल सही है। अब जब ये जो SO3 होगी, अगर ये पानी के साथ रिएक्शन करी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसके साथ रिएक्शन करी, बना H2SO4। ये H2SO4 जब आपके मॉन्यूमेंट्स पे गिरेगा, जैसे ताजमहल पे गिरेगा, तो भैया ये H2SO4 की वजह से रेन का pH 5.6 से कम हो जाएगा और ये एसिड रेन कॉज करने लगेगा। ठीक है, एसिड रेन कॉज करेगा। फॉर वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। भैया ये जो एसिड है कहां गिर रहा है? पानी में गिर रहा है, तो दिस इज हार्मफुल फॉर अस। वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। अभी मैंने बताया इंड्यूस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इससे ब्रीदिंग की समस्या, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, ये क्या करेगा? डैमेज करेगा। किसको? बिल्डिंग्स को डैमेज करेगा। जैसे ये देखिए ताजमहल मॉन्यूमेंट जैसी बिल्डिंग्स को, ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट है उनको डैमेज करेगा। और कोरोजन ऑफ मेटल पे कोई भी एसिड डालेंगे तो उसका कोरोजन कराने लगेगा। तो पहले का आंसर हो गया ई। पहले का आंसर क्या हो गया? ई हो गया।
चलिए दूसरी बात करते हैं, यूजिंग कार्बामेट एज अ पेस्टिसाइड। अगर कार्बामेट का यूज आप एज अ पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं तो ये नर्व डिसीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है? नर्व डिसीज कॉज करता है। किसमें? ह्यूमन में। क्या कॉज करता है? ये नर्व डिसीज कॉज करता है ह्यूमन में। तो अगर आपने कार्बामेट का यूज करा पेस्टिसाइड के रूप में तो ये नर्व डिसीज कॉज करेगा ह्यूमन में। चलो, यूजिंग सिंथेटिक डिटर्जेंट। अगर आप सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, समझ रहे हो ना। अगर आप सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं कपड़ों के लिए तो ये क्या कॉज करेगा? ये सिंथेटिक डिटर्जेंट कहां जाएंगे भैया? आपने कपड़े धुले, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट कहीं ना कहीं से वाटर बॉडीज में तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करेंगे? वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे, ठीक है। अगली बात करूं मैं रिलीजिंग गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन द एटमॉस्फेयर। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, गैसेस रिलीज हो रही हैं प्रोड्यूस बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन द एटमॉस्फेयर, ये क्या कॉज करेंगी? ठीक है, यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर द क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो रिलीजिंग गैसेस प्रोड्यूस बाय द ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज इन द एटमॉस्फेयर क्या कॉज करेंगी? ये फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करेंगी। जैसे आपका मान लीजिए NO2 निकल गया, ठीक है, ये गैसेस क्या कॉज करेंगी? फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करेंगी। इसके अलावा क्या कॉज करेंगी? डैमेज करेंगी प्लांट लाइफ को, कोरोजन करेंगी बिल्डिंग मटेरियल को, इंक्लूड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड वाटर पॉल्यूशन। और लास्ट दिया है, अगर आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करा, यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स, तो इससे क्या होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगी? ओजोन लेयर को डैमेज करेगी। ये मैच द कॉलम है, इन्हें प्लीज मैच करिए। ये मैच द कॉलम है, इन्हें प्लीज मैच करिए। सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसके पीछे। सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसके पीछे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर। अगर फॉस्फेट हो जाए तो मैंने अभी बताया था कि मान लीजिए ये आपकी झील है, इस झील पे क्या दिखने लगेंगे आपको? हरे हरे कुछ दिखने लगेंगे, जिन्हें हम कहते हैं अलगल ब्लूम्स, ऐसी काई जैसी दिखने लगती, जिसे हम कहते हैं अलगल ब्लूम्स। और लेक धीरे धीरे बुढ़ी होती जाती है फॉस्फेट की वजह से, जिसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। अब मीथेन अगर एयर में है तो मीथेन क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, ठीक है। चलिए, अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट अपन ने वाटर में डाल दिए तो ये क्या करेंगे? वाटर में डाल दिए सिंथेटिक डिटर्जेंट तो भैया ये क्या करेंगे? वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे, मतलब बीओडी बढ़ा देंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर एयर में है तो क्या कॉज करेंगे? एसिड रेन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे? एसिड रेन कॉज करेंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए यहां तक, ये अपने मैच द कॉलम यहां पे खत्म होते हैं। क्या खत्म होते हैं? मैच द कॉलम अपने यहां पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन असर्शन एंड रीजन पे। किस पे आते हैं? असर्शन एंड रीजन पे। 39 to 45 असर्शन एंड रीजन होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला असर्शन के बारे में बात करें। ग्रीन हाउस इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द हाउसेस यूज टू ग्रो प्लांट। बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अपन यूज करते हैं घरों में टू ग्रो प्लांट्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ ग्रीन ग्लासेस। नहीं भैया, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने होते हैं ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस को ग्रीन ही नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट को उगाया जाता है, ठीक है। ग्रीन हाउसेस नेम्ड हैज बीन गिवन बिकॉज ग्लास हाउसेस आर मेड अप ऑफ ग्रीन ग्लास। नहीं, ग्रीन ग्लास नहीं, ग्रीन हाउसेस को ग्रीन इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि उसमें क्या उगाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया, ये भी अपना रॉन्ग हो गया, ये भी अपना रॉन्ग हो गया। दोनों स्टेटमेंट अगर रॉन्ग हैं तो भैया बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट, तो आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। आइए इस क्वेश्चन पे, आंसर क्या होगा? थर्ड। अगर स्टेटमेंट पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। बात कर रहा है द पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6। मैंने अभी बताया था एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिसॉल्व द रेन वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर, अगर ये रेन वाटर से डिसॉल्व होगी, रेन वाटर में डिसॉल्व होगी, तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएगी। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन क्या लग रहा है कि भैया ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पीएच ऑफ द एसिड रेन इज लेस देन 5.6, तो भैया आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ये कार्बोनिक एसिड बना रही है। अगर ये बोलता कि भैया एसिड रेन का पीएच 5.6 से कम होता है, इसकी वजह क्या है, कार्बोनिक एसिड है, तो मैं मान लेता। लेकिन यहां पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्लीज नोट डाउन करें इसे। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, नीट में पूछ रहा है, जेई में पूछ रहा है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन करता है NO2 एंड ओजोन, बिल्कुल सही बात है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, जिसमें NO2 और ओजोन होते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इन दोनों की वजह से होता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है और फोटोकेमिकल स्मॉग कंटेन करता है NO2 और ओजोन। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज लार्जली प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है कि भैया ग्रीन हाउस गैस क्यों कह रहे हैं इसे। तो भैया असर्शन भी सही है और ये प्रोड्यूस होती है प्लांट और एनिमल से, ये भी सही है। तो आंसर होगा सेकंड, आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। बढ़ जाऊं आगे, चलिए नेक्स्ट उसकी बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। लिख लिया ना इसे आप लोगों ने, लिखते चलना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते हुए चलना। अगली बात है, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द सोलर रेडिएशन इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। चलो, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द सोलर रेडिएशन इन अपर स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। चलो, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर अलाउज एक्सेसिव यूवी रेडिएशन टू रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय द सोलर रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट गलत है। ओजोन इज फॉर्म्ड, ओजोन बनती है किससे, सोलर रेडिएशन से इन अपर एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर पतली हो गई तो ये अलाउ करेगी एक्सेस यूवी रेडिएशन की कि वो सरफेस पे पहुंचे, ये स्टेटमेंट सही है। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, चौथा। आंसर क्या होगा, चौथा। अगर ए करेक्ट नहीं है लेकिन आर करेक्ट है तो आंसर क्या होगा, चौथा। बढ़ू आगे, चलिए नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरीनेटेड सिंथेटिक पेस्टिसाइड कॉज सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्लोरीनेटेड सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होगा। सच पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। ये भी सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा फर्स्ट वाला, कि अगर आप एक्सेस से यूज कर रहे हैं क्लोरीनेटेड इन पेस्टिसाइड का तो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, क्लियर है। धरती में ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, इसीलिए असर्शन भी सही, रीजन भी सही, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उतारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है, टू कंट्रोल फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, टू अवॉइड यूज ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट एंड ड्राई क्लीनिंग,
ब्लीचिंग टू रिड्यूस द सिंथेटिक। अब ये आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी अब ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप जितने भी देखेंगे, ग्रीन प्लांट्स आर यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें लगभग मैं बता चुका हूं, ठीक है, ये सारी चीजें मैं लगभग आपको अभी बता चुका हूं। तो इसे आप एज अ होमवर्क के तौर पे लें कि सर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका अपन समाधान करेंगे, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास 11th की जो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज शुरू करी थी उसे आज अपन ने समाप्त कर दिया। मैग्नेट ब्रेन आपके लिए, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूं, क्वालिटी एजुकेशन लेके आ रहा है। यहां मैंने एक दो नहीं सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ रखे। लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाते नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि भाई मैं एक एक चीज कराऊंगा, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। इस तरीके से हम आपके लिए जो क्वालिटी एजुकेशन लेके आ रहे हैं उसका आपको फायदा उठाना है। कई बार इतने वीडियोस आ रहे हैं डेली बेसिस पे, हो सकता है कि हम वीडियोस फाइंड ना कर पाएं, तो आप एक काम करें, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.magnetbrains.com पे, जहां पे आपको देखेंगे कि भैया क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। मैंने क्लास 11th भी ली है, 12th भी ली है। आप अगर 11th के स्टूडेंट है तो 11th पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैं और मेरे सारे कलीग्स जो कि अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आपको सिंगल क्लिक करना है और आपको सारे चैप्टर प्रॉपर प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हाँ चैप्टर 1 में कितने लेक्चर हैं, चैप्टर 2 में कितने लेक्चर हैं, चैप्टर 3 में कितने लेक्चर हैं, और सिस्टमैटिकली अरेंज हैं। तो ये शिकायत मत करिएगा कि सर हमें वीडियोस नहीं मिलते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन हमने आपके लिए ला के रखा। आप हमारे ऐप पे जाके भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आप सिंगल क्लिक करेंगे, मैं आपको पढ़ाते हुए दिख जाऊंगा जिस जोश और जुनून के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से अपनी जो सीरीज थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की आज खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और मैं एक बात और कहूंगा कि इसके क्वेश्चन नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करके ही जानना। स्कूल लेवल के लिए पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन करना, एज इट इज क्वेश्चन उठ जाएंगे। रिसेंटली पेपर में मैंने देखे हैं क्वेश्चन को उठते हुए, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं। अब कमेंट सेक्शन में बताना आज की बात ये आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं विराम देता हूं आज की कहानी को। थैंक यू सो मच।